अब की डॉक्टर हो जाएगा। लाला बद्री प्रसाद उन आदमियों में से थे जो दुविधा में नहीं रहना चाहते थे। किसी न किसी विषय पर पहुंच जाना उनके चित्त की शांति के लिए आवश्यक है। दाननाथ के पत्र का जिक्र करने का ऐसा अच्छा अवसर पाकर वह अपने को संवर्ण न रख सके। बोले, यह देखो प्रेमा, उन्होंने अभी अभी यह पत्र भेजा है। मैं तुमसे इसकी चर्चा करने ही जा रहा था कि तुम आ गई। पत्र का आशय क्या है? प्रेमा इसे तुरंत ताड़ गई। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से पत्र ले लिया, पर कैसा शून्य रहस्य था। लिखावट तो साफ अमृत राय की है। उसकी आंखें भर आईं। लिखावट पर यह लिपि देखकर एक दिन उसका हृदय कितना फूल उठता था, पर आज वही लिपि उसको कांटों की भांति चुभने लगी। एक एक अक्षर बिच्छू की भांति हृदय में डंक मारने लगा। उसने पत्र निकाल कर देखा। वही लिपि थी, वही चिर परिचित सुंदर स्पष्ट लिपि जो मानसिक शांति को द्योतक थी। पत्र का आशय वही था जो प्रेमा ने समझा था। वह इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसको निश्चय था कि दाननाथ इस अवसर पर ना चूकेंगे। उसने इस पत्र का जवाब भी पहले से ही सोच रखा था। धन्यवाद के साथ साफ इनकार पर यह पत्र अमृत राय की कलम से निकलेगा, इसकी संभावना ही उसकी कल्पना से बाहर थी। अमृत राय इतने हृदय शून्य है, इसका उसे गुमान भी ना हो सकता था। वही हृदय जो अमृत राय के साथ विपत्ति के कठोरतम आघात और बाधाओं की दुस्सह यातनाएं सहन करने को तैयार था, इस अवहेलना की ठेस को ना सह सका। वह अतुल प्रेम, वह असीम भक्ति जो प्रेमा ने उसमें वर्षों से संचित कर रखी थी। एक दीर्घ शीतल निश्वास के रूप में निकल गई। उसे ऐसा जान पड़ा मानो उसके संपूर्ण अंग शिथिल हो गए हैं, मानो हृदय भी निस्पंद हो गया है, मानो उसका अपनी वाणी पर लेश मात्र भी अधिकार नहीं है। अचानक उसके मुंह से ये सब निकल पड़े, आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए, मुझे सब स्वीकार है। वह कहने जा रही थी, जब कुएं में गिरना है तो जैसे पक्का वैसे कच्चा, उसमें कोई भेद नहीं। पर जैसे किसी ने उसे सचेत कर दिया। वह तुरंत पत्र को वहीं फेंक कर अपने कमरे में लौट आई और खिड़की सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। संध्या हो गई थी। आकाश में एक एक करके तारे निकलते आते थे। प्रेमा के हृदय में भी उसी प्रकार एक एक करके स्मृतियां जागृत होने लगीं। देखते देखते सारा गगन मंडल तारों से जगमगा उठा। प्रेमा का हृदय आकाश भी स्मृतियों से आच्छन्न हो गया, पर इन असंख्य तारों से आकाश का अंधकार क्या और भी गहन नहीं हो गया था। बैसाख में प्रेमा का विवाह दाननाथ के साथ हो गया। यह शादी धूमधाम से हुई। सारे शहर के रईसों को निमंत्रित किया गया। लाला बद्री प्रसाद ने दोनों हाथों से रुपए लुटाए, मगर दाननाथ की ओर से कोई तैयारी न थी। अमृत राय चंदा करने के लिए विहार की ओर चले गए थे और ताकीद कर गए थे कि धूमधाम मत करना। दाननाथ उनकी इच्छा की अवहेलना कैसे करते। इधर पूर्णा के आने से सुमित्रा को मानो आंखें मिल गईं। उसके साथ बातें करने से सुमित्रा का जी ही न भरता। आधी आधी रात तक बैठी अपनी दुख का कथा सुनाती रहती। जीवन में उसका कोई संगी न था। पति की निष्ठुरता नित्य ही उसके हृदय में चुभा करती थी। इस निष्ठुरता का क्या कारण है, यह समस्या उससे हल न होती थी। वह बहुत सुंदर न थी, फिर भी उसे कोई रूपहीन न कह सकता था। बनाव श्रृंगार का तो उसे मरज सा हो गया था। पति के हृदय को पाने के लिए वह नित्य नया श्रृंगार करती और इस अभिष्ट के पूरा न होने से उसके हृदय में ज्वाला सी दहकती रहती थी। घी के छींटों से भभकना तो ज्वाला के लिए स्वाभाविक ही था। वह पानी के छींटों से भी भभकती थी। कमला प्रसाद जब उससे अपना बनावटी प्रेम जताते तो उसके जी में आता, अपनी छाती में छुरी मार लूं। गांव में यूं ही क्या कम पीड़ा होती है कि कोई उस पर नमक छिड़के। आज से 3 साल पहले सुमित्रा ने कमला प्रसाद को पाकर अपने को धन्य माना था। 2-3 महीने सुख से कटे, लेकिन ज्यों-ज्यों दोनों को प्रकृति का विरोध प्रकट होने लगा, दोनों एक दूसरे से खिंचने लगे। सुमित्रा उदार थी, कमला प्रसाद पल्ले सिरे से कृपण। वह पैसे को ठीकरी समझती थी, कमला प्रसाद कौड़ियों का दांत से पकड़ता था। सुमित्रा साधारण भिक्षुक को भिक्षा देने उठती तो इतना दे देती कि वह चुटकी की चरम सीमा का अतिक्रमण कर जाता था। उसके मैके से एक बार एक ब्राह्मणी कोई शुभ समाचार लाई थी। उसे उसने नई रेशमी साड़ी उठाकर दे दी। उधर कमला प्रसाद का यह हाल था कि भिक्षुक की आवाज़ सुनते ही गरज उठते थे, रुल उठाकर मारने दौड़ते थे। 2-4 को तो पीट भी दिया था। यहाँ तक कि एक बार द्वार पर आकर किसी भिक्षुक की
यदि कमला प्रसाद ने मुठभेड़ हो गई तो उसे दूसरी बार आने का साहस ही ना होता था। सुमित्रा में नम्रता, विनय और दया थी। कमला प्रसाद में घमंड, उच्छृंखलता और स्वार्थ। एक वृक्ष का जीव था, दूसरा पृथ्वी पर रेंगने वाला। उसमें मेल कैसे होता? धर्म का ज्ञान तो दाम्पत्य जीवन का सुख मूल है। दोनों में किसी को ना था। पूर्णा के आने से कमला प्रसाद और सुमित्रा एक दूसरे से पृथक हो गए। सुमित्रा के हृदय पर लदा हुआ बोझ उठ सा गया। कहाँ तो वह विरक्त अवस्था में खाट पर पड़ी रहती थी और कहाँ अब वह हरदम हंसती बोलती रहती थी। कमला प्रसाद की उसने परवाह ही करना छोड़ दी। वह कब घर में आता है, कब जाता है, कब खाता है, कब सोता है, उसकी उसे जरा भी फिक्र ना रही। कमला प्रसाद लंपट ना था। सबकी यही धारणा थी कि उसमें चाहे और कितने ही दुर्गुण हों पर ऐब ना था। किसी स्त्री पर ताक झांक करते उसे किसी ने न देखा था, फिर पूर्णा के रूप ने उसे कैसे मोहित कर लिया, यह रहस्य कौन समझ सकता है। कदाचित पूर्णा की सरलता, दीनता और आश्रयहीनता ने उसकी कुप्रवृत्ति को जगा दिया। उसकी कृपणता और कायरता ही उसके सदाचार का आधार थी। विलासिता महंगी वस्तु है। जेब के रुपए खर्च करके भी किसी आफत में फंस जाने की जहाँ प्रतिक्षण संभावना हो, ऐसे काम में कमला प्रसाद जैसा चतुर आदमी ना पड़ सकता था। पूर्णा के विषय में कोई वह न था। वह इतनी सरल थी कि उसे काबू में लाने के लिए किसी बड़ी साधना की जरूरत न थी। और फिर यहाँ तो किसी का भय ही न था, न फंसने का भय, न पिट जाने की शंका। अपने घर लाकर उसने शंकाओं को निरस्त कर दिया था। कमला प्रसाद ने समझा था अब मार्ग में कोई बाधा न रही, केवल घर वालों की आंख बचा लेना काफी था। और यह कुछ कठिन न था, किंतु यहाँ भी एक बाधा खड़ी हो गई और वह थी सुमित्रा। सुमित्रा पूर्णा को एक क्षण के लिए भी ना छोड़ती थी। दोनों भोजन करते साथ साथ जाती, छत पर देखो तो साथ, कमरे में देखो तो साथ, रात को साथ, दिन को साथ, कभी दोनों साथ ही साथ सो जाती। कमला प्रसाद जब शयनागार में जाकर सुमित्रा की राह देखता देखता सो जाता तो न जाने कब वह उसके पास आ जाती। पूर्णा से एकांत में कोई बात करने का उसे अवसर न मिलता था। वह मन में सुमित्रा पर झुंझला कर रह जाता। आखिर एक दिन उसने न रहा गया। रात को जब सुमित्रा आई तो उसने कहा, तुम रात दिन पूर्णा के पास क्यों बैठी रहती हो? वह अपने मन में समझती होगी कि यह तो अच्छी बला गले पड़ी, ऐसी तो कोई बड़ी समझदार भी नहीं हो कि तुम्हारी बातों में उसे आनंद आता हो, तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसती होगी। सुमित्रा ने कहा, अकेली पड़ी पड़ी क्या करूं? फिर यह भी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम से सोऊं और वह अकेली रोया करे। उठना भी चाहती हूँ तो चिमट जाती है और छोड़ती ही नहीं। मन में मेरी बेवकूफ़ी पर हंसती हो या नहीं, यह कौन जाने। मेरा साथ उससे न अच्छा ना लगता हो, यह बात नहीं। तुम्हें यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, वह तुम्हारी सहेली बनने का योग्य नहीं। मैं ऐसा नहीं समझती। तुम्हें उतनी समझ ही नहीं, समझो कि क्या, ऐसी समझ का ना होना ही अच्छा है। उस दिन में सुमित्रा परछाई की भांति पूर्णा के साथ रहने लगी। कमला प्रसाद के चरित्र में अब एक विचित्र परिवर्तन होता जाता। नौकरों पर डांट फटकार भी कम हो गई, कुछ उधार भी हो गया। एक दिन बाजार से बंगाली मिठाई लाए और सुमित्रा को देते हुए कहा, जरा अपनी सखी को भी चखना। सुमित्रा ने मिठाई ले ली पर पूर्णा से उसकी कोई चर्चा तक न की। दूसरे दिन कमला प्रसाद ने पूछा, पूर्णा ने मिठाई पसंद की होगी? सुमित्रा ने तेजी से कहा, बिल्कुल नहीं, वह तो कहती थी मुझे मिठाई से कभी प्रेम ना रहा। कई दिनों के बाद कमला प्रसाद एक दिन 2 रेशम साड़ियाँ लाए और बेधड़क अपने कमरे में घुस गए। दोनों सहेलियाँ एक ही खाट पर लेटी बातें कर रही थीं। हकबकाकर उठ खड़ी हुईं। पूर्णा का सिर खुला हुआ था, मारे लज्जा के उसकी देह में पसीना आ गया। सुमित्रा ने पति की ओर कुपित नेत्रों से देखा।